नमस्कार। आज हम एक नया विषय के बारे में सोचेंगे। आज का जो विषय वाक वाक इस शब्द सही में शब्द ऐसा ट्रांसलेट करते हैं तो भी वाणी ऐसा इसका जो अर्थ देते हुए है तो भी इट इज नॉट एक्चुअली वर्ड, इट इज नॉट एक्चुअली even sound, it's something beyond that. अब हमारे जो आचार्य लोग कहते हैं, जो पहला जो विचार का जो स्पंद आ गया था, जो स्पंदन, उस स्पंदन का नाम है वाक। वाक स्वयं आद्या देवी है, वाक स्वयं आदि पराशक्ति है, वाक स्वयं सृजन शक्ति भी है। ऐसा कहते हैं, आरण्यक में कहते हैं प्रजापतिरेव आसीत, मतलब शुरू में जब सृष्टि शुरू नहीं हुआ था तब केवल प्रजापति ही रहते थे। वहां से प्रजापति ने जो पूरा सृष्टि क्रम शुरू किया था तस्य वाक् बहुवा, तब वाक यानी सृष्टि शक्ति देवी आद्या देवी का जो सृजन हुआ। व्हाट डज इट मीन? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रिएशन वाज वाक। वो वाक देवी का कुल मिलाकर चार एक प्रकार से रूप है। वो पहला जब ये विचार का जो रूप में सृजन हुआ, सृष्टि हुआ, वो कहते हैं योग शास्त्र में मूलाधार में वो देवी का जो स्पंदन जो हुआ था उसका नाम परा है। वाग देवी का उस रूप का नाम है परा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाइब्रेशन विच हैज हैपेंड, दैट इज नोन एज वाक परा। वो परा जब वहां से जरा रूपांतरण हुआ, परिणाम करके दूसरे स्टेप पर, दूसरे सीढ़ी पर आ गया। उस दूसरे सीढ़ी पर वो मन से मिलकर इसका दूसरा रूप आ गया। वहां से वो दिखना प्रारंभ किया, अंदर, बाहर नहीं है, अंदर दिखना प्रारंभ किया। इसको कहते हैं पश्यंती। वो भी देवता का, वाक देवता का दूसरा रूप है। वहां से फिर से वो परिणति प्राप्त करके बुद्धि से मिलकर अनाहत पद्म में इसका जो एक माध्यम ढूंढने का जो विचार वो उस क्रम में आ गया, उस सिटी में। इट इज इन सर्च ऑफ ए मीडियम टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ। इसलिए वो तीसरा भाव में इसको आते हैं मध्यम। वहां से फिर इंद्रियों से मिलकर, हमारे जो वोकल कॉर्ड से मिलकर वो शब्द के रूप में, एक खरा शब्द के रूप में बाहर आते हैं। इसको कहते हैं वैखरी। मतलब वाक देवता को इस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से डिवाइड करके, डिफाइन करके, एक प्रकार से एनालाइज करके समाज समूह के सामने लाने वाले जो लोग थे हमारे लोग। मतलब वाक स्वयं देवी है, देवता है, पराशक्ति है और आद्या शक्ति है। ललिता सहस्र नाम में ऐसा कहते हैं परा प्रत्यक प्रतिरूपा, क्षमा कीजिए, परा प्रत्यक चिति रूपा पश्यंती परदेवता, मध्यमा वैखरी रूपा मुनिमानस हंसिका। ऐसा कहते हैं ये चार रूप में। इस प्रकार से वाक को देखने वाली, वाणी को देखने वाली एक परंपरा, एक महान इतिहास है हमारे इस देश के। इस वाक को, वाणी को और शब्द रूपी इस वाक को ठीक तरह से समझने वाले लोग, सही में ठीक तरह से समझकर उपयोग करने वाले लोग
वो है सही में पूरे विश्व का चक्रवर्ती, ऐसा कहते हैं। ये भी कहते हैं हमारे वेदों में, हमारे प्राचीन इतिहासों में ऐसा कहते हैं, एक शब्द का सही अर्थ या अर्थ सहित शब्द का जो प्रयोग करने से इस सारे विश्व को, संसार को प्रकाश मिलते हैं, ये भी कहते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू बी अंडरस्टूड and it is to be put into practice. If you are pronouncing a word without knowing the knowledge, there will be darkness. Knowing the meaning and then इसका जो इस्तेमाल करते हैं, इससे प्रकाश मिलते हैं। ऋग्वेद का एक सुप्रसिद्ध ऐसा एक श्लोक है, एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधु भवति। एक शब्द को इसका सही अर्थ समझकर प्रयोग करने से स्वर्गलोक के कामधेनु का अनुग्रह आपको मिलता है। वो कामधेनु के समान होता है। अभीष्ट वरदायिनी कामधु कामदेवी कामधेनु, वो कामधेनु का अनुग्रह, आशीर्वाद आपको मिलते हैं। इसलिए शब्द हमारे लिए देवता है, वाक हमारे लिए आद्या शक्ति है, आदि पराशक्ति है, और इसका सही मतलब समझकर उपयोग करने से हमको सब कुछ मिलते हैं। ये हमारी कल्पना है वाक के बारे में। लेकिन उस वाक का जो पवित्रता, जो परिशुद्धि, वो आज के जमाने में वो बहुत, इसका जो डाइल्यूशन हो गया है, पोल्यूशन हो गया, केवल डाइल्यूशन नहीं, पोल्यूशन हो गया है। इसका मुख्य हेतु, द रियल कल्प्रिट्स बिहाइंड दिस पोल्यूशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, आई थिंक इट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के कारण, राजनीति के कारण, गलत रास्ते से चलने वाले पॉलिटिशियंस को उनके जो अंदर का जो मकसद, वो बाहर न आने के लिए उन्होंने नया प्रयोग करते हैं पॉलिटिकल स्पीच के द्वारा, राजनीतिक भाषण के द्वारा, राजनीतिक रचनाओं के द्वारा उन्होंने ऐसा करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल मॉडर्न लिटरेरी फिगर्स से सबसे जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण एसे लिखा है ऑन दिस पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लागू है ऐसा नहीं है, बाकी सभी भाषाओं के लिए जहां जहां इस प्रकार से गलत ढंग से जाने वाले जो पॉलिटिशियंस है, वो पॉलिटिशियन जहां जहां रहते हैं वहां ये हमको देखने को मिलते हैं। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ क्लियर लैंग्वेज इज इनसिक्योरिटी। प्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिकता के बिना जो रहने वाले जो लोगों के भाषा एक प्रकार से पोल्यूटेड होते हैं। When there is a gap between one's real and one's declared aim, one turns, as it were, instinctively to long words and exhausted idioms like a cuttlefish spurting out ink. एक प्रकार से आंतरिक, जो मैंने जो पहले बताया, उनका जो रियल इंटेंशन और घोषित इंटेंशंस, घोषित लक्ष्य, ये दोनों के बीच में बहुत गैप होते हैं, बहुत गैप, फर्क पड़ते हैं। उस फर्क को फिल करने के लिए दे आर यूजिंग लॉन्ग वर्ड्स विदाउट एनी मीनिंग। दे आर कंस्ट्रक्टिंग द न्यू मीनिंग, न्यू वर्ड्स, एंड इट इज बीइंग यूज्ड सो दैट द जनरल पब्लिक हु आर हियरिंग, वो सुनने वाले लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो मरे हुए इडियम्स का प्रयोग करते हैं। कैसे पकड़े जाएंगे ऐसा? उस स्थिति में एक मछली है समुद्र में, एक विशेष प्रकार का मछली है, इसको कटल फिश कहते हैं। वो पकड़ जाएंगे। ऐसा स्थिति आने पर वो अंदर से एक कलर्ड द्रावक का, द्रव पदार्थ का उत्पादन करते, इंक जैसा कलर्ड वर्ण, अलग अलग प्रकार का जो वर्ण होते हैं,
वो इंक जल में मिलकर एक प्रकार से एक बचाते हैं ये कटल फिश को। आज के पॉलिटिशियंस भी, उनका जो रियल उद्देश्य समाज को समझना नहीं चाहिए और उनके घोषित जो लक्ष्य है उसके तरफ समाज को आकर्षित करना चाहिए, इसलिए वो वर्ड्स को पोल्यूट करते हैं। वो क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। नमस्कार।